नमस्कार, मेरा नाम निखिल व्यास है और मैं एक आम भारतीय हूँ। मैं डिप्टी जनरल मैनेजर केडी हॉस्पिटल में काम करता हूँ। भारत माता की, अगर ये सुन के आपके दिल में एक जय का नाद उठता है, या भारत मेरा देश है और हर एक भारतीय मेरे भाई बहन है, अगर ये सुन के आपके दिल में कहीं कुछ याद आता है, तो आपके दिल में अभी भी देशभक्ति जिंदा है। भारत माता की जय ये बोलने से जय नहीं होगी। आज भी भारत माता को जय उस स्टेज पे लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत से विषय ऐसे हैं कि जिसमें हम दुनिया में टोच पे है, लेकिन बहुत से विषय ऐसे भी है जिसमें हम बहुत अभी आगे काम करना बाकी है। जिसमें एक विषय है अंगदान, ऑर्गन डोनेशन। जब 5 लाख भारतीय, जिसको हम हमारे भाई बहन हमने प्रतिज्ञा ली थी स्कूल में पढ़ने के समय कि भारत मेरा देश और हर एक भारतीय मेरे भाई बहन, ऐसे 5 लाख भारतीय सालाना अंग नहीं मिलने के कारण अगर अपना जीवन खो देते हैं, तो ये हमारा फर्ज है कि हमें वो अंग की प्रतीक्षा समाप्त करें। हम सब रात भर दिन भर ये मेहनत करें ताकि लोगों का अंग की प्रतीक्षा खत्म हो जाए। जब सालाना 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को किडनी की ज़रूरत है और उसके सामने चंद हज़ार किडनियाँ अवेलेबल होती है, जब 2 लाख से ज़्यादा लोग लीवर सिरोसिस के कारण पीड़ित है और सिर्फ कुछ हज़ार लीवर ट्रांसप्लांट हम कर सकते हैं, जब 50,000 से ज़्यादा हार्ट की ज़रूरत है और कुछ सैकड़ों में हम हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तो ज़रूरत है उस सैकड़ों से हज़ारों से लाखों में पहुंचने की। ज़रूरत है वो अंग की दूरी समाप्त करने की। आज विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, हम चंद्र तक पहुंच गए, लेकिन आज भी विज्ञान ने कोई किडनी या लीवर या हार्ट अपनी फैक्ट्री में नहीं बना पाए। किसान ने बहुत से ज़मीन में बीज बोए, बहुत सी फसल ली, लेकिन क्या कभी आपने सुना कि 1 बीघा में किडनी ली या 1 एकड़ में लीवर का पाक लिया? ऐसा नहीं हो सकता है। तो अगर कोई किडनी, लीवर, हार्ट जैसा ऑर्गन खेतों में नहीं उगते, फैक्ट्री में नहीं बनते, तो हमें ज़रूरत होती है एक अंगदाता की। जब हमारा शरीर जो बहुत से अंगों से बना है, उसमें से कोई भी अंग अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, तो हमें ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर्स की। डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं, उस अंग को रिपेयर करवाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर जो होते हैं वो दवाई से, थेरापी से, इंजेक्शन से, सर्जरी से उस अंग को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। फिर भी अगर वो अंग रिपेयर नहीं होता है तो हमें उस अंग को रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है, और वो अंग रिप्लेस करने के लिए हमें ज़रूरत होती है ऑर्गन डोनर्स की। एक जीवित इंसान भी कुछ हद तक कुछ अंगों का दान कर सकता है। जैसे एक जीवित इंसान अपनी दुम से 1 किडनी का दान कर सकता है, एक जीवित इंसान अपने 1 लीवर से आधा हिस्सा किसी को दान कर सकता है। लेकिन कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं कि जिसका जीवित होते हुए दान करना असंभव है, जैसे हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन। अगर ऐसे कोई अंग खराब हो गए तो हमें सिर्फ मृत दाता के अंगों पे ही आधारित रहना पड़ता है। हमारे यहाँ रोजाना भारत देश में 25,000 से ज़्यादा मृत्यु होती है, लेकिन उसके सामने अंगदान बहुत ही कम। भारत देश की अंगदान की तुलना अगर दुनिया के दूसरे देशों के साथ की जाए तो 0.5% पर मिलियन पॉपुलेशन यहाँ अंगदान का रेशियो है, यानी कि 10 लाख में आधा भारतीय अंगदान करता है। अगर इस रेशियो को बढ़ाया जाए दूसरे देशों के साथ, दूसरे देशों में 33%, 36%, 45% पर मिलियन पॉपुलेशन अंगदान है, तो हमारी अंगदान की सूची तो हमारी वेटिंग लिस्ट जो है वो हम तुरंत ही समाप्त कर सकते हैं। कुछ ही महीनों में हमारे देश में कोई भी ऐसा इंसान नहीं रहेगा जो ऑर्गन की वेटिंग लिस्ट में होगा। जब अंगदान की ज़रूरत होती है तो जीवित अंगदाता अपनी 2 किडनी से 1 किडनी आपको दान कर सकता है, अपने 1 लीवर से आधा हिस्सा आपको दान कर सकता है। लेकिन कभी हार्ट या लंग्स या इंटेस्टाइन या ऐसे कोई ऑर्गन की ज़रूरत महसूस हुई कि जो एक जीवित अंगदाता दान नहीं कर सकता, तो आपको मृत अंगदाता पे ही आधारित रहना पड़ता है। 2 टाइप की डेथ होती है।
एक होता है कार्डियक डेथ और दूसरा होता है ब्रेन स्टेम डेथ। कार्डियक डेथ मतलब जब आपके हृदय धक धक करना बंद कर देती है, जिसको सर्कुलेटरी डेथ भी कहा जाता है। तो हृदय बंद होने के कारण आपके शरीर में खून का बहाव रुक जाता है, और खून का बहाव रुकने के कारण खून से जो हर एक अंग को ऑक्सीजन मिलती है वो रुक जाती है, तो हर एक अंग मर जाता है। जब कार्डियक डेथ होती है तो कुछ टिश्यूज़ का दान संभव है, सॉलिड ऑर्गन यानी कि किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स वगैरह का दान संभव नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ टिश्यूज़ का दान हो सकता है, जैसे कॉर्निया, स्किन, हार्ट वाल्व्स, बोन मैरो। लेकिन एक दूसरे तरह की भी मृत्यु है जिसे कहते हैं ब्रेन स्टेम डेथ। हमारे दिमाग को खून पहुंचाने वाली जो नली होती है उसे ब्रेन स्टेम कहा जाता है। अगर किसी कारण से वो ब्रेन स्टेम दिमाग को खून नहीं पहुंचा पाती है तो दिमाग मरना शुरू हो जाता है, और कुछ घंटों में दिमाग पूरी तरह से मर जाता है। ये कोमा नहीं है, ये कोमा के बाद की सिचुएशन है। कोमा से कोई इंसान बाहर आ सकता है, लेकिन ब्रेन स्टेम डेथ ये इरिवर्सिबल डैमेज है ब्रेन का, वो इंसान कभी भी वापस जीवित नहीं हो सकता है। तो जब ब्रेन स्टेम डेथ होता है तो उस इंसान के अलग अलग 37 से ज़्यादा ऑर्गन और टिश्यू का दान संभव है, जिसमें सॉलिड ऑर्गन किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स, पैंक्रियाज वगैरह जैसे सॉलिड ऑर्गन का दान भी संभव है। और एक ब्रेन स्टेम डेथ इंसान 7 से 8 लोगों को नया जीवन दे सकता है। आपकी एक हाँ 7 से 8 लोगों में नई उम्मीद जगा सकती है, और आपकी एक ना 7 से 8 लोगों का मृत्यु का दोषित आपको दे सकती है। तो आप जब भी ये मौका आता है तो कभी भी हिचकिचाए नहीं और अंगदान के लिए आगे बढ़े। हर एक भारतीय को अपने जीवन में 5 दान का संकल्प लेना चाहिए। पहला है मतदान। जब आप 18 साल से बड़ी उम्र के हैं तो अवश्य मतदान करें। दूसरा है रक्तदान। हमेशा 18 साल के बाद हर 3 महीने आप रक्तदान कर सकते हैं, और रक्तदान के जरिए कई लोगों का जीवन बचा सकते हैं। तीसरा है देहदान। जब कार्डियक डेथ जैसी सिचुएशन है और आप अपनी बॉडी का दान करते हो तो वो मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी सेक्शन में नए जो डॉक्टर्स पढ़ रहे हैं उसको सीखने में काम आएगी। आप इनडायरेक्टली बहुत सी जान बचा पाओगे। फिर है चक्षुदान। भारत देश में 10 लाख से ज़्यादा लोग इस भारत देश को देख नहीं पा रहे हैं, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित है। एक चक्षुदान से 2 लोगों को नया रोशनी मिल सकता है। और अंगदान, जब ब्रेन डेड की परिस्थिति हो तो अंगदान अवश्य करें। तो ये 5 दान भारतीय होने के कारण हमें करने चाहिए। एक रात की बात है, रात को मैं अपने बिस्तर पे सो रहा था। तकरीबन 2-2:30 बजे के आसपास मेरे फ़ोन की घंटी बजती है। नॉर्मली मेरा फ़ोन 24 घंटे चालू रहता है, उस दिन भी 24 घंटे चालू था। जैसे ही रिंग आई, मैंने 2 या 3 रिंग के बाद फ़ोन हाथ पे लिया, देखा एक अननोन नंबर मुझे कॉल कर रहा है। मैंने फ़ोन उठाया, बोला बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर हमें अंगदान के बारे में जानना है। रात के 2-2:30 बजे अगर कोई आपको अननोन नंबर से कॉल करता है और अंगदान के बारे में जानना ये पूछता है तो बड़ा अजीब सा महसूस होता है। मैंने पूछा आप कहाँ, कौन से अस्पताल में एडमिट है? उन्होंने बोला वो मेरे ही अस्पताल में एडमिट है। मैंने बोला कि क्या कोई मरीज़ सीरियस है? तो बोला हाँ मेरे पिताजी इस वक्त सीरियस है। बोला ठीक है मैं आता हूँ। मैं बिस्तर से उठ खड़ा हुआ, उनके पास गया। हॉस्पिटल 15-20 मिनट की दूरी पर रहता हूँ। हॉस्पिटल आया, उनका पूरा फैमिली वहाँ पे हाजिर था। अब नॉर्मली अब तक क्या होता है कि जब भी कोई मरीज़ ब्रेन डेड होता है तो हमें उनके परिवारजनों को समझाना पड़ता है कि ब्रेन डेड क्या है, अंगदान क्या है, अंगदान करना चाहिए। यहाँ उल्टा था, पूरी फैमिली तैयार थी और वो मुझे समझा रही थी कि सर हमें अंगदान करना है और जल्द से जल्द करना है। सो मैंने उनके डॉक्टर साहब से पूछा कि सर कि क्या ये ब्रेन डेड है? उन्होंने बोला हाँ ये ब्रेन डेड है। तो जो भी गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ होती है, मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ होती है, वो हमने शुरू करवाई। परिवार के साथ में बैठा और मैंने पूछा कि आपने सामने से क्यों कॉल किया? आपको इस बात की कहाँ इल्म हुआ कि अंगदान ज़रूरी है या अंगदान करना चाहिए? क्योंकि मेरी आज तक की हिस्ट्री में ऐसा बहुत कम होता है
कि जहाँ लोग आपको सामने से पूछते हैं। उनके बेटे ने मुझे बात की कि मेरे जो पिताजी थे वो बड़े गरीब हुआ करते थे, उनके पास उतने पैसे नहीं हुआ करते थे, फिर भी उन्होंने मुझे कैसे भी करके पढ़ाया लिखाया और मेडिकल में एडमिशन दिलवाया। जिस दिन पहली बार मैं मेडिकल कॉलेज जा रहा था, मेरे पिताजी मेरे साथ थे और मेरे पिताजी ने वहाँ मरीज़ों की हालत देख मुझे ये बोला था कि बेटा मैं कभी मर जाऊँ तो मेरा बॉडी दान कर देना, ताकि लोगों को मेरे बॉडी से सीखने को मिले और डॉक्टर मेरे बॉडी के ऊपर सीख के दूसरे लोगों की जान बचाता है। और जब मैं खुद मेडिकल पढ़ा, डॉक्टर बना, तो मुझे अंगदान के बारे में भी पता चला। और आज मेरे घर में ही ये सिचुएशन आई कि मेरे पिताजी ब्रेन डेड हुए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनका अंगदान करें, लोगों को 7 से 8 लोगों को जीवित कर सके और मेरे पिताजी मरने के बाद भी इस दुनिया में रहे। तो इसलिए मैंने आपको सामने से कांटेक्ट किया। आप मानोगे नहीं, उस परिवार ने किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन ये सारी चीज़ बताई, सारी चीज़ों का दान का परमिशन दिया। उसके साथ साथ जिसको हम लोग हाथ या पैर का दान कहते हैं, जो बहुत कम लोग करते हैं, उस दान की परमिशन भी उन्होंने सामने से दी और उसके कारण 7 लोगों को नया जीवन मिला। हम बहुत आभारी हैं उस परिवार के कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया और लोगों को अंगदान दिया। कहना चाहूँगा कि भगवान करे और कभी किसी को मेरे आज के इस ज्ञान की ज़रूरत ना पड़े, यानी कि कभी किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल चिंता ना करें, ऑर्गन ट्रांसप्लांट अब पॉसिबल है। हमारे शरीर में जो भी अंग खराब होते हैं उसमें से काफ़ी सारे अंगों का ट्रांसप्लांट पॉसिबल है, जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स, कॉर्निया, बहुत से अंग, इवन यूट्रस, पैंक्रियाज, बहुत से अंग का ट्रांसप्लांट आज पॉसिबल है। और आज हमारे भारत देश ने इतनी तरक्की करी है कि भारत देश में ही सारे ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। अब कभी भी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है तो 2 तरीके से हमें अंग मिल सकते हैं। एक होता है जीवित दाता द्वारा, जिसमें किडनी या लीवर जैसे अंग अगर किसी के खराब हुए हैं तो जीवित दाता द्वारा आपको अंग मिल सकते हैं। जीवित दाता मतलब कौन दे सकता है? तो फर्स्ट फैमिली, नियर रिलेटिव्स जिसे कहते हैं, मरीज के दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बेटे बेटी और पोते पोते, इनमें से कोई भी अपना अंग मरीज को दान कर सकता है। इनके अलावा भी अगर कोई एक्सटेंडेड रिलेशन में भी कोई है तो भी उनका अंगों का दान हो सकता है। उसके लिए गवर्नमेंट में फॉर्म नंबर 3 की सुविधा उपलब्ध है। अगर कभी जीवंत दाता से आपको अंग लेने की ज़रूरत होती है तो क्या प्रोसीजर होता है? तो सबसे पहले मरीज़ का मेडिकल जांच होता है कि क्या मरीज़ का शरीर ट्रांसप्लांट के लिए फिट है कि नहीं है। अगर वो फिट है तो उसको रेसिपिएंट फिटनेस दिया जाता है। फिर जो अंगदाता है उसकी जांच होती है कि क्या अंगदाता का शरीर वो ऑर्गन दान देने के लिए सक्षम है, फिट है या नहीं। अगर फिट है तो दूसरा जांच ये आता है कि उस अंग का दान लेने के बाद क्या वो अंगदाता को और तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एक किडनी का दान कर दिया तो एक किडनी पे वो अंगदाता को और तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी पूरी ज़िंदगी। आधे लीवर का दान कर दिया तो आधे लीवर पे अंगदाता को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये दोनों मेडिकल जांच ठीक है तो फिर आगे की कार्यवाही की जाती है। आगे की कार्यवाही में उनका लीगल क्लियरेंस लेना ज़रूरी होता है। खास हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो ऑर्गन डोनर है, अंगदाता जो है, वो अपनी मर्जी से पूरे होश हवास में सोच समझ के ये अंगदान का निर्णय ले रहा है। उसको कोई धाक धमकी, दाब दबाव या पैसों का कोई लोभ लालच तो नहीं दिया गया है। ये सब बातें जांच करने के बाद जो हॉस्पिटल बेस्ड ऑथोराइजेशन कमेटी होती है या स्टेट बेस्ड ऑथोराइजेशन कमेटी होती है, वो इसकी परमिशन देती है और उसके बाद उन दोनों का ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन होता है। ये बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। अगर किसी कारण से हमें फैमिली से ऑर्गन नहीं मिल पा रहा है, या तो कोई जीवन दाता से ऑर्गन नहीं मिल पा रहा है, या तो कोई ऐसे ऑर्गन की ज़रूरत है जो जीवन दाता से मुमकिन ही नहीं है, तो उस समय हमें कैडेवर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। कैडेवर रजिस्ट्रेशन के लिए भारत सरकार ने नोटो की स्थापना की। नोटो के नीचे रोटो है और रोटो के नीचे हर राज्य में सोटो की स्थापना है।
जो मरीज़ हैं उनकी रजिस्ट्रेशन सोटो और नोटो दोनों में की जाती है। रजिस्ट्रेशन के लिए उनके बेसिक डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिटी कार्ड जैसे कि आधार कार्ड, पान कार्ड, फ़ोटो वगैरह लिए जाते हैं और ऑर्गन स्पेसिफिक मेडिकल जांच की जाती है। किडनी के लिए अलग जांच होती है, लीवर के लिए अलग होती है, हार्ट के लिए अलग, लंग्स के लिए अलग। वैसे ऑर्गन स्पेसिफिक मेडिकल रिपोर्ट्स करवाए जाते हैं और ये सारा हम सोटो की वेबसाइट में रजिस्टर करते हैं। जब किसी को डिसीज डोनर यानी कि कैडेवर डोनेशन के जरिए अंग ट्रांसप्लांट करवाना है तो ट्रांसप्लांट करती हुई हॉस्पिटल का संपर्क करना होता है। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल जांच वो करवाते हैं और उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। जब उनके अनुरूप ऑर्गन मिलता है तो उनको कॉल किया जाता है हॉस्पिटल से और वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनका ट्रांसप्लांट होता है। ये बहुत ही सिंपल और सरल प्रक्रिया है। अब सवाल आता है पैसों का। पैसे कहाँ से लाए? तो भारत सरकार ने, गुजरात सरकार ने बहुत सी ऐसी योजनाएं रखी है जिसके ज़रिए हम फ्री में भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। अगर मैं हमारे राज्य की बात करूं तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किडनी और लीवर, यूट्रस, पैंक्रियाज ऐसे ट्रांसप्लांट पॉसिबल है और अब तो हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट भी गवर्नमेंट सेक्टर में पॉसिबल है। कभी कभी किसी मरीज़ को ऐसा है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में नहीं करवाना है तो काफ़ी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी माँ कार्ड, पीएम-जय कार्ड जैसी सुविधाएं प्रदान करती है। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसी है जिसमें माँ कार्ड या पीएम-जय कार्ड नहीं चलते हैं तो उसमें भी अगर मरीज़ करवाता है और अगर उनको राहत की ज़रूरत है तो वो सीएम रिलीफ फंड, पीएम रिलीफ फंड जैसी योजना का लाभ ले सकता है। इन शॉर्ट, कभी भी पैसों के लिए हमारे यहाँ किसी का ट्रांसप्लांट नहीं अटकता और ये सब के ऊपर भी क्राउड फंडिंग जैसी वेबसाइट भी अवेलेबल है कि जिसको गवर्नमेंट सहाय के साथ साथ सोसाइटी, समाज की सहाय की ज़रूरत है तो क्राउड फंडिंग जैसी वेबसाइट का ऑप्शंस भी अवेलेबल है। जब आप ट्रांसप्लांट करवा लेते हो और हॉस्पिटल से अच्छे से डिस्चार्ज हो जाते हैं उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपको ध्यान रखना होता है कि आप टाइमली मेडिसिन लो, डॉक्टर ने जो जो सलाह आपको दी है उस पर अमल करें, दवाइयाँ टाइम पे ले और टाइम पे फॉलोअप करवाए। आपको पूरी ज़िंदगी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती है ताकि आपका शरीर जो है वो नए डाले हुए ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे और वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स के कारण आपकी इम्यूनिटी कम होती है तो आपको इन्फेक्शन लगने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो आपको हैंड हाइजीन है, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस है, मास्क लगाना है, ऐसे सब कुछ छोटी छोटी बातों की ध्यान रखना होता है। कभी भी ओवर द काउंटर मेडिसिन यानी कि खुद से अपने आप से कोई भी दवाई ना ले, हमेशा डॉक्टर को मिले और आपके डॉक्टर को पूछ के ही कोई भी दवाई लीजिए। जब भी आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांट आप करवाते हो तो आपके शरीर में जो नया अंग रखा जाता है आपके शरीर के लिए वो फॉरेन बॉडी है, मतलब कि शरीर के खुद का नहीं है। तो आपकी शरीर की इम्यूनिटी क्या काम करेगी कि उस अंग का विरोध करेगी। जैसे आपको एक कांटा भी चुभता है तो क्या होता है कि आपका पूरा शरीर की ताकत उस कांटे को बाहर निकालने में लग जाएगी। अगर आप खुद से नहीं निकालोगे तो वो धीरे धीरे वहाँ पे रस्सी करेगा और रस्सी के ज़रिए उस कांटे को बाहर फेंक देगी। सेम वो आपके नए डाले हुए अंग के साथ भी करेगी। तो ये आपके नए डाले हुए अंग के साथ ना हो इसलिए आपको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती है। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स क्या काम करती है कि आपकी इम्यूनिटी को नीचे लाती है ताकि आपका बॉडी उस नए डाले हुए अंग का विरोध ना करे और उतनी नीचे भी नहीं लाते हैं कि आपको कोई इन्फेक्शन लग जाए। ये एक बैलेंस प्रक्रिया है। तो ये बैलेंस करने में हर एक की बॉडी के अनुसार थोड़ा समय लगता है। पहले एक दवाई का डोज देते हैं, फिर आपका एक लेबोरेटरी टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि अच्छा इससे इतनी इम्यूनिटी डाउन हुई, फिर दवाई का डोज उस हिसाब से बढ़ाया या कम किया जाता है, उसके बाद फिर से टेस्ट किया जाता है। तो ये कुछ महीनों तक चलता रहता है। कुछ महीनों के बाद आपके शरीर के हिसाब से एक फिक्स लेवल एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद वो जो इंटरवल है चेक करने का वो बढ़ जाता है। लेकिन हाँ, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेना इसलिए ज़रूरी है कि अगर जिस दिन से आपने वो लेना बंद कर दिया उस दिन से आपका बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाता जाएगा और एक समय के बाद वो इतनी बढ़ जाएगी कि वो आपके उस अंग का विरोध करना शुरू करेंगे, जिसको मेडिकल में रिजेक्शन कहते हैं। तो वो रिजेक्शन ना आए, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो,
इसलिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार, याद रखिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार आपको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेनी चाहिए। ट्रांसप्लांट करने के बाद जब आपको डिस्चार्ज किया जाता है तो शुरू के समय हम आपको बहुत बार फॉलोअप में बुलाते हैं, जैसे हफ्ते में 2 बार। तो ये हफ्ते में 2 बार वाली फ्रीक्वेंसी थोड़े टाइम तक चलती है, उसके बाद हमें लगता है कि आप थोड़े स्टेबल हुए तो वो होती है हफ्ते में 1 बार, उसके बाद 2 हफ्ते में 1 बार, उसके बाद महीने में 1 बार, उसके बाद 3 महीने में 1 बार। वैसे वैसे करते करते ये फॉलोअप का फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि भाई साल में 1 बार आपको आपके डॉक्टर से मिलना होता है, और वो मिलना चाहिए ताकि हमारा रिश्ता बरकरार रहे। 2 गुजारिश है मेरी आप सबसे। एक, अंगदाता का कार्ड बनाएं। हो सकता है आपने किसी हॉस्पिटल, किसी एनजीओ और कहीं से भी आपका अंगदाता का कार्ड बनाया होगा, लेकिन हमारे भारत सरकार ने नोटों के ज़रिए और परिवार कल्याण मंत्रालय के ज़रिए एक देश एक भारत एक अंगदाता कार्ड लॉन्च किया है। नोटो की वेबसाइट पे जाके आप आपके आधार कार्ड से वेरीफाई करवा के आपका अंगदाता कार्ड बनवा सकते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये अंगदाता कार्ड ज़रूर बनाएं। और उसके साथ साथ एक सूत्र को आपको आत्मसात करना है, जीते जी रक्तदान और जाते जाते अंगदान। इस सूत्र को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करें, खुद भी अंगदान के लिए प्रेरित हो। जय भारत, जय हिंद।